नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नेक्स्ट सीरीज में। हमारी जियोग्राफी की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज की नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके हाजिर हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमारे भारत के जनरल डिस्कशन को लेके हमने स्टार्ट किया था और भारत की सीमाओं तक का टॉपिक हमने कवर कर लिया था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम भारत के बारे में कुछ और बेसिक सी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के बारे में। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। तो कुछ एक बेसिक चीजें हमने जानने का प्रयास पिछली क्लास में भी किया था, जैसे कि हमने जाना था भारत की सीमाएं कितनी हैं, कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनता है भारत का, किस राज्य का सबसे लंबा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, इस प्रकार के कुछ एक बेसिक से फैक्ट। उसके बाद हमने भारत की लोकेशन को जानने का भी प्रयास किया था। तो इसी सीरीज में हम इंडिया के बारे में और जानते हैं। और सबसे बेसिक सी चीज जो हर भारतीय को पता होना चाहिए कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल या टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। सबसे बेसिक सी बात है, हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम जान ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत क्या है, विश्व का भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। या 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। अब भारत आता है 7वें नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन आता है। तो बड़े देशों की सीरीज को भी हम देख लेते हैं, यानी कि भारत से पहले जो 6 देश आते हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया जब हम इनको एडजस्ट करने पे आते हैं तो भारत हमने देख लिया कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा देश आता है, तो पहले नंबर पे आता है रूस, या जिसको हम रसिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा जी अमेरिका। चौथे नंबर पे भारत के बाद, यानी कि भारत का एक पड़ोसी देश है चीन। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पे आता है चीन। 5वें नंबर पे आता है ब्राजील, ब्राजील। 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। तो ये हमने देख लिया बड़े देशों की सीरीज में। बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा भी एक एडजस्ट करने का आता है कि इन सभी को, कुछ देशों के आपको ऑप्शन दे देगा और इनको इनके एरिया के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो मेनली जो बड़े बड़े देश हैं, सबसे बड़े यानी कि 7 देश, जिसमें भारत हमारा प्यारा 7वें नंबर पे आता है। तो भारत से छोटे और जो देश हैं इन सभी के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा देश अगर पूछे तो कौन सा होगा, विश्व का रूस क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल के या एरिया के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस को कहेंगे। अगर बात की जाए विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का
सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा होगा? एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम कहेंगे वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। तो ये सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए, तो हमने क्षेत्रफल के अनुसार देखा। अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से नंबर पे आता है? भारत कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। आजकल कुछ एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी ये चीजें चल रही हैं कि भारत चीन को क्रॉस करके पहले नंबर पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में। लेकिन वास्तव में ऑफिशियल सोर्स भारत का अभी तक ये बात नहीं कहता कि भारत चाइना को क्रॉस करके पहले नंबर पे आ चुका है। हमारी जो 2021 की जनगणना हुई है उसके आधार पर यह डाटा भारत सरकार के द्वारा नहीं कहा गया कि भारत की जनसंख्या चाइना से बढ़ के ज्यादा हो चुकी है। और जब तक हमारी भारत सरकार ऑफिशियल रूप से घोषित ना कर दे तब तक हम नहीं मान सकते कि भारत की जनसंख्या बढ़ के चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमारा एग्जाम भी भारत सरकार को ही लेना है, और जब तक भारत सरकार नहीं मानेगी तो उस चीज़ को एग्जाम में भी नहीं डालेगी। और एग्जाम में भी जो पहले भारत सरकार का ऑफिशियल डाटा है उसी के अनुसार क्वेश्चन बनेगा। तो हम कहेंगे भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पहले नंबर पे पूछे कौन आएगा, तो पहले नंबर पे आज भी हमारा चीन आता है या चाइना। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है हमारा भारत, और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका। तो ये तीन सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के आधार पर, इनका हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो थी बेसिक सी चीजें। उसके बाद हमने देखा था जब हम भारत को पढ़ रहे थे कि हमारा जो भारत है इस प्रकार से हमने अर्थ को बनाया था, आपको याद हो तो। सॉरी, इस प्रकार से हमने हमारी पृथ्वी को बनाया था। अब पृथ्वी को बनाया, उसके बाद हमने देखा पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन भी क्रॉस करती है, बिल्कुल बीचों बीच से हमने एक लाइन को भी क्रॉस करवाया था। तो कौन सी लाइन थी? इस लाइन को हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने कहा था ये लाइन है भूमध्य रेखा। या कौन सी लाइन थी? 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री, या इसी को एक और नाम दिया था भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब इक्वेटर के बाद हमारा इंडिया हमने देखा था कहां पे स्थित है? इसका हम एक इंडिया का मैप इंपोर्ट कर लेते हैं इसके अंदर छोटा सा, उसके बाद देखते हैं। चलो, इसमें अभी नहीं शो कर रहा।
देखो हम वैसे ही बना लेते हैं, यानी कि हमारा भारत कहाँ पे स्थित था, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा भारत स्थित था। अब पृथ्वी के ऊपर ग्लोब को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ एक लाइनें और बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारी इस इक्वेटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर की ओर हम देखेंगे, इस इक्वेटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर की ओर यानी कि यहाँ पे एक लाइन बनाई जाती है। इस प्रकार से इसके बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक ऐसे ही इक्वेटर से नीचे की ओर भी एक लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ये दो लाइनें हैं हमारी अर्थ के ऊपर, कुछ एक काल्पनिक रेखाएं हमें देखने को मिलती है। काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में अर्थ या पृथ्वी के ऊपर इनको नहीं बनाया गया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का हमारे भारत से रिलेशन है। कैसे है रिलेशन? ये वाली जो लाइन है हमारे भारत में से क्रॉस करके जाती है। हमने देखा यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, तो हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन क्रॉस करके जाती है। इस रेखा को हमने नाम क्या दिया है? कौन सी लाइन कहते हैं इसको? हम इस रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल ऐसे ही नीचे की ओर भी एक लाइन बनाई गई है। इस लाइन को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इन दो रेखाओं को बनाया गया, देखो एक यहाँ पे भी लाइन बनाई गई है, एक वृत्त बनाया गया है, यहाँ पे भी है, लेकिन उनको हम बाद में जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी हम इंडियन जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसको हमने नाम दिया कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा का हमारे भारत के साथ रिलेशन है कुछ। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये रेखाएं क्या काम के लिए बनाई गई हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है हमारी अर्थ के ऊपर, और भारत में कर्क रेखा से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज पूछेगा कर्क रेखा कितने डिग्री पे बनाई गई है। तो ये जो कर्क रेखा है ये 0 डिग्री है, इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे करते ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे एक रेखा आएगी। कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो मकर रेखा है ये कितने डिग्री पे बनाई गई है? ये भी 23.5 डिग्री पे। और कौन सी डायरेक्शन में? ये इससे उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, ये इससे दक्षिण में तो ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी, दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब पहली बात तो ये आती है कि इन रेखाओं को क्यों बनाया गया है, कारण क्या था इन रेखाओं को बनाने का? तो इनका कारण क्या था? ये हमारी सूर्य की लोकेशन को दर्शाने का काम करती है। यानी कि हमारा जो सन है, इस प्रकार से हम सन बना देते हैं, सूर्य बना देते हैं। इसके अंदर फिलअप भी कर देते हैं हम थोड़ा सा। बड़ी अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन हम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें हमारी मैक्सिमम क्लियर इजीली हो जाएं। तो इसके बाद अब यानी कि यहाँ हमारा सूर्य है, इस लाइन से कभी भी ऊपर नहीं जाता, यानी कि सनलाइट परपेंडिकुलर केवल इसी लाइन तक पड़ती है। इसके बाद सूर्य नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और कौन सी रेखा से आगे नहीं जा पाता? यहाँ पे इस रेखा से आगे कभी भी नहीं जा पाता। तो इस कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा। तो सूर्य हमेशा कौन कौन सी रेखाओं के बीच में रहता है? तो हमारा आंसर होगा सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। तो यहाँ पे एक डेट आती है जब सूर्य हमारा कहाँ पे होता है? इस लाइन के ऊपर होता है। इस लाइन के ऊपर होता है। कब होता है?
तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो इनकी अलग अलग मैं आपको डेट बता देता हूं कि कौन सी लाइन पे सन हमारा कब आता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा सूर्य 3 प्रकार की हमने लाइनें देखी। कौन कौन सी लाइनें हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। सबसे पहले हमारा जो सूर्य होगा 21 मार्च को कहां पे होता है? सूर्य होगा 21 मार्च को कौन सी रेखा के बिल्कुल ऊपर होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सनलाइट इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही होती है इस प्रकार से 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद सूर्य धीरे धीरे कहां जाना स्टार्ट कर देगा? इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और यहां पे एक तारीख आएगी 21 जून। 21 जून को हमारा सन कहां पहुंच जाता है? कर्क रेखा के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे भारत के बिल्कुल ऊपर होता है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारे भारत के ऊपर चमक रहा होता है 21 जून को सूर्य। इसके बाद धीरे धीरे ये सूर्य क्या करेगा? वापिस इधर आना स्टार्ट करेगा और इधर आना स्टार्ट करेगा, वापिस से कहां पहुंच जाएगा? इस पे भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। और भूमध्य रेखा पर कब पहुंचता है ये सूर्य? ये पहुंचता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर। तो दो डेट ऐसी हैं जब सूर्य परपेंडिकुलर कहां होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर। अब इसके बाद 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे सन इधर की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है और इधर आते आते ये कहां पहुंच जाएगा? एक डेट हमें याद रखनी है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य पहुंच जाएगा मकर रेखा के ऊपर। तो इन लाइनों को बनाया गया है कि सूर्य इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, इस लाइन से नीचे नहीं आएगा। इसीलिए भारत के अंदर हम देखते हैं कि जब सनलाइट इससे आगे परपेंडिकुलर नहीं जा पाती तो भारत में जब हम उत्तर की ओर जाते हैं, शिमला लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं, तो वहां पे ठंड बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि वहां पे सनलाइट परपेंडिकुलर नहीं पहुंच पाती या लंबवत नहीं पहुंच पाती। तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन है, इस लाइन का भारत के साथ रिलेशन है। तो इस लाइन को हम पहले तो हमने देख लिया अर्थ के सापेक्ष में कैसे कैसे ये लाइनें बनाई गई है, क्या इन लाइनों का रोल है। अब भारत के अंदर इन लाइनों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इंडियन जियोग्राफी में, उनको डिस्कस करते हैं। तो भारत से केवल एक ही लाइन क्रॉस करती है, कर्क रेखा। तो इस कर्क रेखा को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहला तो मैंने बताया कि कितने डिग्री पे है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। और कौन सी रेखा थी? तो हम कहेंगे सर उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दूसरा पूछेगा, हम कहेंगे कि ये कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इन इक्वल 2 पार्ट्स। 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो हम लिखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। passes through 8 states of इंडिया। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये जो 8 राज्य हैं इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। इनको एडजस्ट करने का भी क्वेश्चन आता है। तो इनको भारत के मैप में पश्चिम से पूर्व की ओर हम एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये 8 राज्यों को जब हम देखें तो पहला राज्य आएगा हमारा गुजरात।
गुजरात। इसके बाद इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। गुजरात के बाद हमारा राज्य आएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद राज्य आएगा हमारा मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद राज्य आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद राज्य आता है झारखंड। झारखंड के बाद अगला राज्य आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये लाइन क्रॉस कर जाती है कहां पे? बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। और बांग्लादेश के बाद लास्ट में हमारा भारत का राज्य आता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये इनको हमने इनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है। टोटल राज्य पूछे तो 8, और कौन कौन से हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद इनको याद कैसे रखा जाए, मुख्य समस्या ये आती है। इनको याद करने के लिए मैंने अपनी तरफ से बड़ी एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है, इजीली आपको याद भी हो जाएगी। ट्रिक क्या है? गुजरात के राजा ने मधुमक्खी के छत्ते को झाड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से त्रिशूल मंगवाया। याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। गुजरात के राजा ने मधुमक्खी के छत्ते को झाड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से त्रिशूल मंगवाया। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि ये सारे के सारे राज्य हमारे इनकी सीरीज के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करने का मैंने प्रयास किया है। यहाँ पे ट्रिक भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? गुजरात के राजा ने मधुमक्खी के छत्ते को झाड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से त्रिशूल मंगवाया। अब क्या क्या नाम रहेंगे? गुजरात से हमें स्पष्ट है, गुजरात हो जाएगा। राजा से हम याद रख लेंगे, क्या हो जाएगा? राजस्थान। मधुमक्खी से मध्य प्रदेश। छत्ते से आपको याद रह जाएगा छत्तीसगढ़ था। झाड़ने से झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल एज इट इज हमने यहां पे रखा है। त्रिशूल से आपको पता है क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और मंगवाया से मिजोरम। तो ये भारत के वो 8 राज्य हैं जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। भारत में से इन 8 राज्यों में से कर्क रेखा पास करती है। नेक्स्ट पूछ सकता है कि भारत में किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा होगा? हमें पता है मध्य प्रदेश इस प्रकार बिल्कुल बीचों बीच से फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर क्या है सबसे अधिक लंबाई? सबसे अधिक लंबाई। और सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? सेकंड नंबर पे नहीं, सबसे छोटी अगर पूछे तो सबसे छोटा कौन सा होगा? राजस्थान के बिल्कुल एक छोटे से पार्ट से ये क्रॉस करती है। तो सबसे कम लंबाई पूछे भारत के किस राज्य में है कर्क रेखा की? तो हम कहेंगे सर राजस्थान के अंदर सबसे कम लंबाई देखने को मिलती है। इसके बाद अगर पूछे कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई तो कितनी है? कुल लंबाई 2678 किलोमीटर। 2678 किलोमीटर। इसको भी हम स्पेशल याद रखेंगे कि भारत के अंदर 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के अंदर टोटल कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2678 किलोमीटर की है। सबसे अधिक लंबाई पूछे मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे कम लंबाई पूछे तो राजस्थान राज्य के अंदर होगी। इसके बाद एक फैक्ट इसका बेसिक सा ये भी है
कि कर्क रेखा विश्व के कुल 18 देशों से गुजरती है। विश्व के कुल 18 देशों से गुजरती है। तो इसको भी हम याद रख लेंगे, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा विश्व के कुल कितने देशों से गुजरती है। तो विश्व के 18 देशों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कुल लंबाई 2, 6, 7, 8 किलोमीटर की है। याद राज्यों को याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। कितने डिग्री पे है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बेसिक सा और भी बनता है, उसको भी हम कर लेते हैं। कई बार हमारे एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम याद रखेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। भारत के अंदर कर्क रेखा को 2 बार ये नदी काटती है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे बेसिक से फैक्ट बनते हैं जो हमें मोस्टली याद रखने हैं। बेसिक से क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप में यहां से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक एक चीज को बिल्कुल हम कंसेप्ट वाइज याद करने की और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद भारत की एक मानक समय रेखा भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा किसको हम कहते हैं? यह रेखा हमने निर्धारित कर रखी है कि भारत के अंदर टाइम क्या हो रखा है, वर्तमान में भारत में क्या टाइम है। तो इस टाइम को दर्शाने के लिए हमने भारत के अंदर एक रेखा बना रखी है। उस रेखा को नाम दिया भारतीय मानक समय रेखा। अब इस रेखा से हम टाइम कैसे बता देंगे? अभी अगर वर्तमान में हम टाइम देखें तो हम कहेंगे कि 5:13 हुए हैं। तो हमें कैसे पता कि 5:13 ही हुए हैं? तो इसके लिए यानी कि पूरे देश के अंदर जब देखा जाएगा तो यही एक टाइम शो करेगा सारे देश की घड़ियों में। इस टाइम को निर्धारित करने के लिए एक रेखा निर्धारित की गई है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से। तो उस रेखा को हम पढ़ते हैं, कौन सी रेखा से भारत का समय निर्धारित किया जाता है और कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आज आपको बताता हूं। इस प्रकार से हमारे भारत का नक्शा हमारे सामने बन के आता है। तो हमने क्या किया, हमारे भारत के अंदर इस टाइम पे क्या टाइम माना जाए, इस पूरे देश के अंदर एक जैसा समय हो, उस समय को दर्शाने के लिए हमने एक रेखा बनाई है इस प्रकार से। यानी कि भारत की ये वाली जो लंबाई है इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया हमने और इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक रेखा बना दी है और रेखा को नाम क्या दिया गया है? भारतीय मानक समय रेखा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, इस लाइन को क्या नाम दिया है हमने? भारतीय मानक समय रेखा। पहली बात पूछेगा किस प्रकार की रेखा है, तो हम कहेंगे कि ये एक इस प्रकार की अर्थ पे जो भी लाइनें होती हैं वो सारी की सारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये भी क्या है? एक देशांतर रेखा है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पे बनाई गई है? हमारा आंसर होगा, इसको बनाया है हमने 82.5 डिग्री। और कौन सी रेखा है? तो हम कहेंगे सर पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस रेखा को हमने क्या नाम दिया है?
भारत की मानक समय रेखा। अब इसी रेखा से भारत का टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है भी उसकी कहानी समझते हैं। जैसे कि इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पे आके जब सन हमारा चमकेगा, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर पे सूर्य होता है, उस टाइम पे हमारे पूरे देश के अंदर 12 बजे हुए माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने निर्धारित कर दिया कि जब सूर्य बिल्कुल इस लाइन के यहाँ पे आ जाएगा तब हम क्या मानेंगे कि पूरे देश के अंदर क्या बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं। जैसे ही देखो इस प्रकार से ये लाइन आगे बढ़ेगी, यहां से मान लो सूर्य इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से फिर सुबह जब सूर्य निकलता है, मान लो 6 बजे सूर्य निकला तो 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 बजे सूर्य बिल्कुल इस लाइन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हमने भारत के अंदर मानक समय निर्धारित कर लिया कि इस लाइन पे जब 12 बजेंगे तभी पूरे देश में क्या माना जाएगा, 12 बजे हुए माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक लाइन बनाई। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये लाइन कितने डिग्री पे है, तो कितने डिग्री पे है मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री। और कौन सी रेखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, कितने डिग्री पे बनाई गई है ये जो मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री। और कौन सी रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कहां से निकलती है, तो इसके लिए एक जगह बताई जाती है, कहां से निकलती है, एमर्ज फ्रॉम, तो इलाहाबाद के निकट एक जगह है, इलाहाबाद के निकट नैनी से, एक नैनी नाम की जगह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। योगी सरकार ने यहां का नाम बदल के इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयागराज के निकट एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है, नैनी। तो इसी नैनी से ये लाइन क्रॉस करती है और कहां, कौन से राज्य में पड़ती है, उत्तर प्रदेश से, यूपी स्टेट से, उत्तर प्रदेश राज्य से ये लाइन निकलती है। नेक्स्ट पूछ सकता है ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये लाइन भारत के कितने राज्यों से क्रॉस करती है, तो भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करती है, 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, जिन राज्यों से ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो सबसे पहले देखते हैं ये 5 राज्य या 5 स्टेट्स जिनमें से ये लाइन पास करती है। यहां पे हमने देखा कहां से निकलती है, उत्तर प्रदेश से, तो पहला राज्य हुआ हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये लाइन यहां पे क्रॉस एंटर कर जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद ये लाइन जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आएगा ओडिशा, और ओडिशा के बाद आएगा लास्ट स्टेट आंध्र प्रदेश। तो भारत के ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, भारतीय मानक समय रेखा जिन 5 राज्यों से क्रॉस करती है, उन राज्यों को हमने देखा है कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ये रेखा निकलती है और इसी लाइन से भारत के अंदर समय निर्धारित किया जाता है। तो ये बेसिक सी चीजें थी, इनको हमने पढ़ने का प्रयास किया। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम हमारी पूरी जियोग्राफी को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा।